हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान के 3000 एमसीक्यूज का जो सीरीज चल रहा है, आज उसका ये थर्ड पार्ट है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी ने 2018 में पूछे थे। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो इनसे अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिल सकते। अगर आप इन 3000 एमसीक्यूज को लगा लेते हो तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है, जिससे आपके आने वाले जितने भी फ्यूचर में जो भी एग्जाम है, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी, सारे एग्जाम्स को आप अच्छे से कर सकते हो, साइंस को। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल है, एक तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, इंट्रो मैंने कर दिया है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि अब तक हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे, तो उसके आगे से 51st क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि इफ 0.6 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ सर्किट इन 6 मिनट्स देन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन इट विल बी। तो पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा, तो जिसमें आपको बेटर लगे आप उसमें प्रेफर कर सकते हो। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें हमको विद्युत आवेश की मात्रा बताना है। अब आप जानते हो बचपन से कि जो करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि यानी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। और ये चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होता है ठीक उसके अपोजिट हमारा करंट फ्लो होता है। तो हमको आई गिवन है और आई हमारा एम्पियर में होना चाहिए और टी हमारा जो है समय वो सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज, तो आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज ये है नहीं। सो Q इज इक्वल्स टू आई, आई का मतलब होता है 0.6 एम्पियर गिवन है। और यहाँ पर सेकंड जो टाइम है वो सेकंड में हमको लिखना है, यानी कि 6 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये इतना हो जाएगा। और ये 6 छः के 36 छक्का 216 और एक जीरो है, बट यहाँ पर एक पॉइंट भी है, तो 216 कूलम्ब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश का, यानी कि चार्ज का। ठीक है, सो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी था। अगला क्वेश्चन है कि विच टिश्यू मेक्स प्लांट्स हार्ड एंड फर्म। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कौन सा ऊतक है वो, जाइलम या फिर स्क्लेरेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा या फिर कोलेनकाइमा? तो देखिए, ये जो आपके सामने टिश्यूज हैं, अगर हम बात करें प्लांट टिश्यूज के बारे में तो इसे हम दो टाइप में देखते हैं। एक आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जिनके सेल डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें सेल डिवीजन होता है उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। और जब ये सेल डिवीजन नहीं होता है तो इसको हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसमें 3 तरीके के सेल होते हैं, एक आपका पैरेनकाइमा, एक आपका कोलेनकाइमा, एक आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो इन तीनों के जो काम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे जो पैरेनकाइमा है ये क्या करता है, ये फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, फूड स्टोरेज का काम कौन करता है, यानी भोजन को संग्रहित करने का काम कौन करता है, पैरेनकाइमा करता है। और कोलेनकाइमा क्या करता है, ये पौधों को लचीला बनाता है, यानी फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ये आपका हो गया कोलेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा ये क्या करता है, पौधों को अब इतना भी लचीला ना हो कि पौधा गिर जाए या जैसे नहीं वैसे मुड़ जाए, तो इसके लिए इसको कठोरता यानी हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा सेल होती है। तो ये क्या करता है, पौधों को हार्डनेस देता है, हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है। ठीक है, कठोर बनाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आई थिंक आपको मिल गया होगा, स्क्लेरेनकाइमा ये जो आपका टिश्यू होता है वो पौधों को हार्ड और फर्म बनाता है। राइट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइसेस क्लास। तो मत्स्य वर्ग की क्या विशेषता नहीं है ये हमको बताना है। अब देखिए, जो मछलियां होती हैं ब्रीदिंग कैसे करती हैं, अपने गलफड़ों के थ्रू। सो ये तो बिल्कुल सही है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, जो अंतः कंकाल होता है, वो बोन का हो सकता है, या फिर इनका जो अंतः कंकाल है वो कार्टिलेज का होता है, यानी उपास्थि का होता है। ठीक है, आप देखोगे जो पाइसेस क्लास है ये भी 2 पार्ट में इसको डिवाइड करा जाता है, एक जिनके एंडोस्केलेटन बोन के होते हैं और एक जिनके कार्टिलेज के होते हैं, उपास्थि के होते हैं। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये भी यानी कि सही है। एक्सोस्केलेटन यानी कि जो बही कंकाल, जो बाहरी कंकाल होता है वो शल्क का होता है। ठीक है, स्केल का होता है। जो आप बाहर मछलियों कैसे देखते हो ना, ये इनका जो बाहरी कंकाल होता है ये शल्क का होता है। तो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, बट प्रेजेंस ऑफ सीडो सेल्स ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो नेमोटोडा फाइलम के जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका राउंड वॉर्म होता है। ठीक है, जो आपका राउंड वॉर्म होता है उसमें अगर हम बात करें, जो गोल क्रीमी होता है हिंदी में, और एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस ये जो जीव है इनमें सीडो सेल्स होते हैं, इसमें फाल्स कैविटी होता है। तो ये नेमोटेडा जो फाइलम होते हैं उनके
एग्जाम्पल्स हैं या उनमें ये पाया जाता है, तो ये पाइसेस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसी वजह से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय द प्लेजेंटा टिश्यू फाउंड इन ह्यूमंस। तो मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य होता है। तो बेसिकली ये महिलाओं के अंदर कहाँ पर पाया जाता है प्लेसेंटा टिश्यू, यूट्रस, गर्भाशय में। ये आपका रहा प्लेसेंटा टिश्यू, ठीक है, ये प्लेसेंटा टिश्यू है। और इस प्लेसेंटा टिश्यू के द्वारा कौन कौन सा कार्य होता है, तो इसके द्वारा जितने भी इसेंशियल चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें, ये जो आपको ये आपको दिख रहा है एम्बिलिकल कॉर्ड, इसके थ्रू ये जो फेटस है या फिर जो एम्ब्रियो है जिसे हम भ्रूण कहते हैं उसको मिलता है। तो क्या क्या चीजें हैं इस प्लेजेंटा के, क्या क्या कार्य हैं, तो प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना भ्रूण को, और प्रोवाइडिंग हार्मोन्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। तो ये सारे के सारे ही ऑप्शन सही है, सो डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि रक्त में शर्करा, शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज डिटेक्टेड बाय विच सेल। तो ये आपका होगा पैनक्रियाज। अब देखिए पैनक्रियाज ये एक मिक्स ग्लैंड है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है, यहाँ से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करती है, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये क्या करता है, इसमें अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती हैं, अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं, जिसमें जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागन बनाता है, ठीक है, ग्लूकागन बनाता है, और जो बीटा सेल होता है ये बनाता है, ये निर्माण करता है इंसुलिन का। अब ये जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यदि बढ़ जाए, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने का, इसको कम करने का काम कौन करता है, ये इंसुलिन करता है। जबकि वहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्लड में ये जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा कम हो जाए, तो फिर इसको बढ़ाने के लिए अल्फा सेल ग्लूकागन बनाती है। ये जो ब्लड में हमारे ग्लूकोज है उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों के दोनों ही लेवल ऑफ शुगर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है, बेसिकली पैनक्रियाज में होता है, राइट। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि कॉन्स्टेंटन इज मेड बाय मिक्सिंग डैश मेटल्स। ये देखिए जो कॉन्स्टेंटन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये किसको मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये जो मिश्रित धातु है ये कॉपर और निकिल से मिलकर के बनाया जाता है, जिसमें कॉपर आपका 55% और निकिल 45% होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ और आप ध्यान दीजिएगा, ये तो कॉन्स्टेंटन हो गया, ये आपका हो गया कॉन्स्टेंटन, ठीक है। लेकिन अगर पूछे आपसे मैग्नीन, ठीक है, तो ये जो होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, तो कॉपर, निकिल और मैग्नीज, इन तीनों से मिलकर के बना होता है आपका मैंगनीन। और अगर हम बात करें वहीं पर आपसे एक और काफी इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जो नाइक्रोम होता है ये किससे बना होता है, तो निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इससे मिलकर के बना होता है नाइक्रोम। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा या फिर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रस्वेदी यौगिक है, इज एन डेलिक्विजेंट कंपाउंड। ये डेलिक्विजेंट कंपाउंड क्या होता है या प्रस्वेदी यौगिक क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और उससे एक सॉल्यूशन बना ले, ऐसे को हम कहते हैं डेलिक्विजेंट कंपाउंड। तो ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, जब ये पूछा गया था तो ये गलत पूछा गया था। इसमें देखिए जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है और ये जो फास्फोरिक पेंटॉक्साइड है, ये दोनों के दोनों ही डेलिक्विजेंट कंपाउंड है, यानी एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ ही साथ ये सॉल्यूशन भी बनाते हैं दूसरा एक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्या है, डेलिक्विजेंट कंपाउंड है ये भी। और एक होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, जो कि इसका भी काम है कि एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है बट ये सॉल्यूशन नहीं बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ये दोनों आपके हाइग्रोस्कोपिक है, जो क्विक लाइम है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, जो CaO है और H2SO4, ये सब क्या है आपके हाइग्रोस्कोपिक। मैंने यहाँ पर कुछ लगा रखे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो डेलिक्विजेंट सब्सटेंस क्या है, ये आपके सामने है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जैसे, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो ये जितने भी आपके देखिए आपको P2O5 आपका दिख रहा है, MgCl2, ये सब डेलिक्विजेंट है, यानी ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो कर लेंगे, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो कर लेंगे लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन नया सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, बट ये कोई नया सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, उनके एग्जांपल्स
आपके सामने है, जैसे क्विक लाइम, CaO, NaNO3, NaCl, सुक्रोज हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे H2SO4, HCl, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर था वो कुछ नहीं था, थोड़ा गलत इसको फ्रेम किया गया था, लेकिन आप ये जानिए कि डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। What is the force exerted by the neutron on the proton inside the atom called? तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तब हमको यही बताया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? तो ये लगता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। और वहीं पर इनके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा फोर्स लगता है? तो उसके साथ प्रोटॉन के साथ जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ये हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये हमेशा आयनाइज्ड पार्टिकल्स पे ही लगता है, ठीक है, जिसपे आवेश हो कोई पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ही इस पे फोर्स लग रहा है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर अनावेशित कण है, यानी कि अनआयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ या फिर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन के साथ, तो वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये स्ट्रांग फोर्स होता है इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता तब तो ये इसको बाहर खींच लेता, राइट, बट ये ज्यादा स्ट्रांग होता है जो न्यूक्लियर फोर्स होता है। सो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय न्यूट्रॉन ऑन द प्रोटॉन इनसाइड द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। बेसिक क्वेश्चन था। अब देखिए एक एग्जांपल या एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन है आपके सामने। व्हेन अ कार्ड प्लेस्ड ऑन अ ग्लास इज पुश्ड विद अ फिंगर, द कॉइन प्लेस्ड ऑन इट फॉल इनटू द ग्लास। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हिच लॉ? तो आपने देखा होगा जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता हो तो उस पर अगर कोई एक सिक्का रखा है तो वो ग्लास में गिर जाता है, न कि उस कार्ड के साथ चला जाए। तो यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? तो ये सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपके सामने ये ऑप्शन ना होता लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या फिर बताते? तो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बता सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये उसी से बना हुआ है, ठीक है। जो लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये क्या करता है, ये टेंडेंसी को बताता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको प्रूफ करता है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया के और भी एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसमें? देखिए, जैसे कि आप अगर बस में खड़े हो, बस अचानक से चल देती हो, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, या पीछे की तरफ आपको महसूस होता है कोई धक्का दे रहा है, या अचानक से ब्रेक लगाती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। तो ये क्या होता है, जो बॉडी है वो चाहती है कि जिस स्टेट में वो है, जिस पोजीशन में हो, उसी पोजीशन में रहना चाहती है, लेकिन अगर कोई इसे एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है तो वो उसके अंदर एक चेंज देखने को मिलता है, वो या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ झुकेगी। सिंपली यही है। बाकी इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है कि अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करती है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। तो जैसे कि आप ट्रेन से जा रहे होगे, ठीक है, ऐसा सिंपली सा ट्रेन से जाते हो और ट्रेन चलती रहती है, तभी अगर आप उतर जाओगे तो अगर आप उसी डायरेक्शन में ना उतरो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है तो भी आप गिर जाते हो। और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है कि अगर आप कार चला रहे हो और कार अगर आपकी सीधे आ रही है और आप टर्न लेना चाह रहे हो, तो जैसे ही आप कार को उड़ाओगे, कार टर्न लेगी, तो आप बाहर की तरफ जाओगे, ठीक है, बाहर की तरफ झुकोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो ये भी है कि आप सीधे रहना चाहते थे, लेकिन इस पे एक तरीके का एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से आप बाहर की तरफ झुक गए। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो सबको पता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता होगा, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे इवन, कि यदि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके साथ ये कुछ यहाँ पर एक तरीके से कह देंगे गोलों को क्या किया गया है, बांधा गया है। तो अगर इस गोले को आप उठाते हो, एक गोले को केवल, तो जब ये इससे कोलिजन करता है, ठीक है, कोलाइड होता है इसका, तो इन दोनों का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो जाता है ओवरऑल इधर, ठीक है। यानी कि अब ये क्या होगा, इधर से भी केवल एक ही उठेगा और ये चिपक जाएगा। फिर क्या होगा कि इन सारों का जो मोमेंटम होगा उसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि पहले केस में ये जो कोलिजन होगा, ठीक है, इसके साथ जो कोलिजन होगा तो इसका जो मोमेंटम है वो इन सारे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, अगर दो बॉल है तो जैसे ही ये बॉल इस पे टक्कर मारती है, दोनों अगर मोशन में है तो जब ये पहले जो मोमेंटम था ओवरऑल, वही क्या होगा आफ्टर कोलिजन जो इसकी अलग स्पीड हो जाएगी, इसकी अलग स्पीड हो जाएगी, तो आफ्टर कोलिजन भी जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा, लेकिन इसका जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, केवल वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये पहले मास सेम था और वेलोसिटी u1 u2 था, ठीक है, मास इसका m2 था। तो देखिए मास चेंज नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है उसका जो सम है
वो बराबर रहता है, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर था। आगे है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। टू ट्रीट बी स्टिंग अ सोल्यूशन ऑफ डैश इज यूज्ड। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसमें एसिड पाया जाता है और ये आपका होता है फार्मिक एसिड। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है HCOOH। ये सब फेमस क्वेश्चन है, पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फार्मिक एसिड। और इसके सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो इसको नॉर्मलाइज करना है तो आप एक बेसिक सॉल्यूशन लगाइए, यानी बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हो आप, या फिर नीम के पत्ते का भी यूज कर सकते हो, लहसुन का भी यूज कर सकते हो इसके प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, सो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज डैश ऑफ द वेट ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट। ये भी बचपन का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर हमारा जो भार होता है, वेट होता है, वो अलग होता है, पृथ्वी पर अलग होता है, लेकिन कितना होता है। अब देखिए, ये कंसेप्ट है मास का और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, आप कह सकते हो। अब ये पृथ्वी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अगर जीई है, तो यहाँ पर जो वेट आपका होगा, वेट और कुछ नहीं बल्कि फोर्स ही है। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो फोर्स होता है उसी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना, पृथ्वी जो अपनी तरफ वस्तुओं को खींचती है, वही हमारा वेट होता है। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन ही होता है। तो F इज टू ma या W इज टू mg, या ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है mg आप लिख सकते हो। तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ पे है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो चंद्रमा पर क्या हो जाएगी, तो मास तो सेम होगा। ये हमारा अर्थ पे हो गया, ठीक है, अर्थ पे। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर मून पे, तो जो जी आपका है, जी मून पे वो कितना हो जाएगा, ये 1/6 हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ है उसका 1/6 हो जाता है। तो वहां पर वेट क्या हो जाएगा आपका, या मून पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m तो वही रहेगा बट ये बाई 6 हो जाएगा, यानी mge/6। सो सिंपली सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया, तो कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, सिंपली हमको हाइट पूछ रहा है हमसे कि 9800 joules ऑफ एनर्जी वाज यूज्ड टू लिफ्ट अ वेट ऑफ 70 kg। द वेट वाज राइज्ड टू अ हाइट ऑफ। देखिए, जब भी हाइट वाला क्वेश्चन आ जाए, उसमें एनर्जी आपसे पूछा हो या एनर्जी का कोई भी टर्म दिया हो, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि क्या चीज पूछ रहा है। हाइट पूछ रहा है, क्या चीज गिवन है, एनर्जी गिवन है, और क्या गिवन है हमको, इसका मास यानी भार। यहाँ पर भार को आप मास ट्रीट करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो मास है उसका यूनिट केजी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वेट वाला लगाइए कि इसका यूनिट न्यूटन क्यों नहीं है, केजी देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एनर्जी पता है, ठीक है, 9800, और मास भी पता है आपको 70 kg। ये केजी में ही होता है और ये जूल में ही होता है, एसआई यूनिट्स में, और ये हमको पता करना है मीटर में, राइट। और जी हमको गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। जब इतना आप देख लेते हो तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है यार, हमको mgh दिख रहा है, कौन सा फार्मूला यूज करना है। बट फिर भी अगर ना भी पता चले तो मैंने आपको बताया कि हाइट पे अगर कोई चीज है, ठीक है, या आप किसी चीज को हाइट पर लेकर के जाते हैं, या कोई सीढ़ी चढ़ करके हाइट पर जाता है, तो उसमें जब वो वहां पर रोका होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें मैक्सिमम होती है। और जैसे ये चीज नीचे गिरने लगती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, और जैसे ये ग्राउंड को टच करता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ऊपर है, ये हाइट पर है, ये हाइट हमसे पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, तो कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका है 9800 जूल, और ये होता है mgh। अब m आपको पता है 70 kg में ही लिखना है, और g आपको पता है 10, h आपको निकालना है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 के 2 जीरो कट जाएंगे और ये आपका आ जाएगा 14। सो h हमारा हो जाएगा 14 मीटर, राइट। सो सिंपली ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे है कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित रहती हैं। अब फॉर मोर इंटरसेलुलर प्रोलिफेरेशन सेल्स आर स्पेशली स्ट्रक्चर्ड इन। तो कैसे ये स्ट्रक्चर्ड होती हैं विरल रूप में, कौन सी कोशिकाएं ऐसी होती हैं अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए विरल रूप में संरचित होती हैं, यानी उनके बीच का जो गैप होता है वो ज्यादा होता है उन सेल्स के बीच का। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उसमें जो परमानेंट टिश्यू था, उसमें भी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था, उसमें भी जो आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स थे, इनमें ये जो आपका पेरेन्काइमा होता है, इनके जो सेल्स होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में गैप थोड़ा कम होता है, और जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं इनमें बिल्कुल गैप ही नहीं होता है। इनके जो सेल्स होते हैं बहुत, इनमें कुछ होता ही नहीं, गैप नहीं, बल्कि ये ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अंतर किसमें होता है, वो होता है पेरेन्काइमा में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विरल रूप में कौन संरचित होते हैं,
तो ये आपका हो जाएगा पेरेनकाइमा, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका काम क्या था, फूड स्टोरेज का काम था, ये भी हमने देखा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है। द एटम ऑफ एलिमेंट डैश इज द लार्जेस्ट एंड एटम ऑफ डैश इज द स्मॉलेस्ट। अब देखिए, जब ये लार्जेस्ट बोल दिया है, स्मॉलेस्ट बोल दिया है, तो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है। ठीक है, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, तो नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बढ़ता है। ठीक है, यानी हीलियम, लिथियम, ऐसे सोडियम करके, पोटेशियम करके जब हम नीचे आ रहे हैं तो ये साइज बढ़ता जा रहा है। अब इस हिसाब से देख करके आप कहोगे कि जो फ्रांसियम है इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए, और ये जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये कितने टाइम तक रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा इसके साथ, उस पर स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से इसको इग्नोर करते हैं। सीजियम को ही बताया जाता है कि इसकी साइज सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था उसमें हाइड्रोजन ऑप्शन में दिया गया था स्मॉलेस्ट के लिए, तो लार्जेस्ट तो सीजियम हो गया। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट वाला पहला ही हमारा था, पहले वाले में तो सीजियम आप भरोगे, दूसरे वाले में ये हाइड्रोजन, ये मैंने अपने से हीलियम करा है, ये हाइड्रोजन ही था। तो अगर ऑप्शन में पूछता कि कौन सा इसमें बड़ा और कौन सा छोटा है, ऑप्शन वाइज अगर आप जाते तब तो आप बताते कि सीजियम आपका सबसे बड़ा है। और देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इस पीरियड के हिसाब से आप चलो, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हो तो जो साइज होता है वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो हीलियम से आप अगर चलो या फिर इधर से चलो तो हाइड्रोजन आपका सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, हीलियम आपका सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका हाइड्रोजन आना चाहिए, यानी ये सबसे कोने में है इधर और ये सबसे कोने में इधर है, सबसे कोने वाला ही आपका सबसे छोटा होगा। बट हीलियम ऑप्शन में नहीं दिया था, हाइड्रोजन ऑप्शन में दिया है, तो उसके बाद तो हाइड्रोजन ही आएगा। बट ये स्मॉलेस्ट बोला है तो स्मॉलेस्ट तो हमारा हीलियम ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ऑप्शन ही गलत फ्रेम किया गया था, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर हीलियम होना चाहिए था। अदरवाइज अगर ये पूछा होता कि इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, तब तो आप हाइड्रोजन बता देते। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हीलियम सबसे छोटा होता है। ठीक है, और सीजियम सबसे बड़ा साइज में होता है। आगे है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर देयर इन 25 ग्राम। अब ये कैसे निकालते हैं, मोल अगर आपसे पूछ दे तो इजी है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको बहुत ज्यादा फार्मूले एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूल्स का पूछे तो आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है सिंपली। एटम्स का पूछे तो वही फार्मूला है, बस यहाँ एटॉमिक मास हो गया है। गैसेस का पूछे तो ये आप यूज कर लोगे, पार्टिकल्स का पूछे तो आप ये यूज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो यहाँ पर हमको मॉलिक्यूल दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, नहीं पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 × 1 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32, एक ही मॉलिक्यूल है, 32 ही रह जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है मास, और यहाँ पर टोटल 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64। तो 32 2 34, 34 और 64 आपका कितना हो जाएगा 98। ठीक है, तो हमको वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम अपॉन 98 ग्राम अगर हम कर दे तो ये कितना हो जाएगा। अब आप ऐसा नहीं कि 98 को डिवाइड करने बैठ गए और करते ही रह गए, आप सिंपली अप्रॉक्सीमेट भी ले सकते हो। 25 है, ये लगभग 100 है नीचे, तो ये 1/4 है, यानी कि ये 0.25 के करीब आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि आपको दिख जाएगा कि डी हमारा करेक्ट है। 0.255 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता की अगर हम बात करें तो Cl2O7। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी इसके नीचे, क्लोरीन की वैलेंसी इसके नीचे, तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली डी। और आपको अगर अदर का पूछे जैसे सोडियम Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा। सोडियम का यहाँ पर पूछे तो 1 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर पूछे आपको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का यहाँ पर 3 हो जाएगा। और क्लोरीन का अगर पूछे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। जबकि वहीं सल्फर में अगर पूछे तो SO3 अगर है तो ये 6 होगा। ठीक है, SO2 होता तो यहाँ पर 4 होता वैलेंसी। इसका देखिए 2, 4 और 6 ये तीनों पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है सल्फर का वो एम्प्टी होता है, वो आगे डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर आप सिंपली याद रखिएगा कि सल्फर की वैलेंसी ये तीनों हो सकती है, जबकि क्लोरीन जैसे हो गया इसका 7। ठीक है, हाईएस्ट वैलेंसी 7 हो सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि द सफिक्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कीटोन इज। तो कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के
अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या है। अब देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी जो पहले लगता है, सफिक्स यानी जो बाद में लगता है। तो कीटोन नाम से भी पता चल रहा है, ओन आएगा इसके, इसका जो सफिक्स होगा इसके अंत में ओन लगेगा, तो सिंपली सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अल की बात करें तो ये अल्कोहल ग्रुप के आते हैं, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप के, जैसे आपका मेथेनॉल, एथेनॉल, उनके पीछे ऑल लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अल का तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के हैं, ठीक है, एल्डिहाइड। और जैसे आपका एथेनल हो गया, मेथेनल हो गया, ठीक है, वो सब इसमें आते हैं। कीटोन ये आपका एसीटोन हो गया, ठीक है, उसमें ओन लगा होता है जो लास्ट में होता है सफिक्स। और ओइक ये जो सफिक्स है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आता है, जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये ओइक एसिड होता है, इसका जो सफिक्स लिखा जाता है ना ओइक एसिड लिखा जाता है। सो यहाँ पर कीटोन का पूछा था हमसे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है, किसमें होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ये टेस्टिकल्स में बनता है, ठीक है, वृषण में बनता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रहा टेस्टिकल्स, ठीक है, ये वाले इस वाले पार्ट में। और ये आपका क्या है, वृषण कोश है, ठीक है, यानी कि इसकी थैली है, और ये आपका वृषण है, यहीं पर टेस्टिकल्स बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि स्पर्म जो होता है वो बनता है आपका वृषण में। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 120 kg, इफ द स्पीड ऑफ द एग्जिट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द माउथ ऑफ द गन इज 90 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन स्पीड ऑफ द गन। तो काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपली जो गन है उसका हमको मास गिवन है, ठीक है, ये गन सिंपली है, उसका हमको मास गिवन है, mg मान लेते हैं इसको हम लोग। और जो बुलेट है, ठीक है, उसका मास और स्पीड दोनों गिवन है, तो इस बुलेट के मास को हम mb मान लेते हैं, और जो स्पीड है उसको हम vb मान लेते हैं। तो बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग जो यहाँ पर मोमेंटम होगा गन और बुलेट का वो कंजर्व होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, जो मैंने आपको बताया भी है। सिंपली यहाँ पर गन की जो स्पीड है फिलहाल में तो वो तो जीरो है, यानी अगर हम बात करें बिफोर फायरिंग, अगर हम इसको यू जी मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो गन की स्पीड है, और इसको भी यू ही मान लेते हैं, बिफोर फायरिंग यू भी है, यू बी जो यहाँ पर बुलेट है उसकी स्पीड। और आफ्टर फायरिंग जो गन का द्रव्यमान है वो तो चेंज होगा नहीं, तो वो mg ही रह जाएगा। और जो स्पीड होगा गन का, क्योंकि वो रिएक्शन उल्टा हो रहा है उसका, वो पीछे की तरफ धक्का खाएगी, तो इसकी स्पीड चेंज होगी, उसको हम मान ले रहे हैं कि vg हो जा रहा है, यूजी से vg हो जा रहा है। और जो बुलेट है उसकी भी जो उसका मास है वो तो सेम रहेगा mb, लेकिन जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा, यू बी था इससे अब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है बिफोर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग लिखे बिफोर फायरिंग, ठीक है, बिफोर फायरिंग वो क्या होगा, इक्वल होगा आफ्टर फायरिंग। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग क्या था, mg ug, ये क्या है आपका मोमेंटम है, प्लस यहाँ पर क्या है mb ub, ये इक्वल होगा किसके, mg, ये स्पीड बदल गई, vg प्लस mb प्लस vb। मैं आपको पूरा यहाँ पर खोल के दिखा रहा हूँ कैसे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अब देखिए ये स्पीड जीरो है, बुलेट की भी स्पीड जीरो थी बिफोर फायरिंग, तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा। और ये हमको गिवन है, ये 120 kg है, और यहाँ पर ये जो vg है यही हमको पता करना है, गन की स्पीड जो पीछे धक्का खाएगी। और प्लस ये जो mb है यानी कि मास ऑफ बुलेट वो भी गिवन है 0.04, और vb यहाँ पर हमको गिवन है जो कि है 90 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व करोगे सिंपली, तो आप देखोगे ये जो vg है वो निकल करके आ जाएगा, और ये सिंपली आ जाएगा आपका 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो जो आंसर है वो माइनस में होना चाहिए था, क्योंकि आप जब इसको इस साइड लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये दिखाएगा कि ये जो गन है वो पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है, पीछे की तरफ धक्का खा रही है, नहीं तो कैसे पता चलेगा, ऐसा लगेगा कि गन भी आगे की तरफ इसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बस माइनस दिखाएगा इस चीज को, लेकिन माइनस नहीं है तो क्या करें, हम लोग डी को ही टेक करेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो सबको पता है ये पावर कहते हैं, ठीक है, पावर यानी W/T, यानी जो कार्य करने की दर है, ये कितना जूल आप कार्य कर रहे हो एक सेकेंड में, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पावर, शक्ति, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड ये क्या होता है, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग लिखते हैं वॉट, ये इसकी एसआई यूनिट, ठीक है, वॉट लिखते हैं। तो सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं।
तो देखिए मैग्नीशियम के समान वही होंगे जो इनके ग्रुप में आते होंगे, ठीक है। लगभग एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो एक ही जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका तो पोटेशियम का हो गया, ये एल्यूमिनियम का हो गया 13, सोडियम का हो गया, और ये आपका बेरिलियम का हो गया। तो देखिए जो मैग्नीशियम है इसमें क्या आता है, ये आपका बेरिलियम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इनके जो रासायनिक गुण हैं वो लगभग मैग्नीशियम के समान ही होंगे, तो सिंपली डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल अगर आपको ऊपर के 4 पता है तो अच्छी बात है। अब आगे हमारा है बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। तो ये जो बेकिंग पाउडर है वो किसका किसका मिक्सचर है, तो ये आपका सिंपली आप यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हो, ठीक है, वो हो गया। और एक तरीके का आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और एक आप सिंपली कोई कमजोर सा कोई आप एसिड ले सकते हो, जैसे आपका टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है। तो आप सोडियम हाइड्रोजन, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सो सी हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप टार्टरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कर सकते हो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। डैश इज अ केमिकल प्रेजेंट इन कॉर्क सेल विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ गैसेस एंड वाटर इनटू देम। तो देखिए कॉर्क सेल जैसे जो पौधे होते हैं, जो सदाबहार पौधे होते हैं, उनके छाल में पाया जाने वाला उनके ये छालों में पाया जाता है, ठीक है। अब उसमें ये जो प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, ये गैसेस और वाटर के एंट्री को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो क्या प्रेजेंट होता है उसमें सुबेरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा पौधों में जो सदाबहार पौधे होते हैं उनके छाल में पाया जाता है। तो इस सेल में मौजूद होता है सुबेरीन नामक सबस्टेंस जो कि गैसेस और वाटर की एंट्री को रोकता है। आगे है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म सॉल्यूशन कॉल्ड नेचुरल सॉल्ट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है नेचुरल सॉल्ट बनाने के लिए, तो जो NaOH होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये सिंपली रिएक्ट करता है, तो ये आपका बना लेता है साधारण नमक, ठीक है। तो NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, बस यही तक करते हैं। ये आपका पार्ट 3 रहा जो कि कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।